तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहां पर आज आप पढ़ेंगे कक्षा 11वीं और बीकॉम फर्स्ट ईयर दोनों में ही। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं अंतिम खाते बनाना। ये जो भी एकांकी व्यापार होते हैं उसके अंतिम निर्माण के खाते बनाना, जहां पर आपको व्यापार का खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तीनों बनाना पड़ता है। अब जब एक साथ 3 खाते बनते हैं तो यहीं पर आपका जितना भी बौद्धिक क्षमता है वो सब गायब हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब समझने वाली आसान चीज़ों को भी आप समझ नहीं पाते, आपके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि काम बढ़ जाता है सरल, बस काम आपका बढ़ जाता है। तो बहुत ही सरल होता है, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बारीकी से। तो अभी मैं कक्षा 11वीं का बता रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर का नहीं, लेकिन है दोनों में सेम। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप बीकॉम को भी बना लेंगे और आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चैप्टर तो आपको पता है, एकांकीय व्यापार या अंतिम खाते बनाना। ठीक, अब पहले टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, जीवन की पुस्तकों में निम्नलिखित सूचियाँ मिली है। अब ये जो सूची आपको मिलती है इसको आप तलपट कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम तलपट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तलपट कहते हैं। अब पूरा प्रश्न सिर्फ इनसे नहीं बनता, इसके नीचे संयोजन होता है, वो मेन है। ये जो पूरा डब्बे में दिया है इस तरफ और इस तरफ, दूसरा जो नीचे संयोजन में दिया है उसके बिना प्रश्न आधा अधूरा है। तो ये रहा हमारा संयोजन। संयोजन में देखिएगा क्या कहा गया है। बताया है कि अंतिम स्टॉक अब 15,000 के हैं। आदत वेतन, आदत का मतलब होता है देना बाकी, तो कितना रुपए वेतन देना है? 250 रुपये। और अग्रिम यात्रा व्यय 200 रुपये। देनदारों पर 5% संचिति बनाना है। फर्नीचर पर ह्रास 10% वार्षिक है। देखिए, 2 खाते जो हम बनाने वाले हैं, जिसका एक का नाम होता है व्यापार खाता, दूसरे का होता है लाभ हानि खाता। अब वो दोनों खाते हम अलग अलग नहीं बनाते, दोनों का एक साथ इस तरह से नाम लिख लेते हैं। एक मिनट, इसको हटा दूं वरना हमारे ये तो गोपनीय है जो दब जाएगा। 2 अलग अलग खाते नहीं बनाते हैं, यही रहता है। ठीक है, हिंदी में एक साथ लिखना है व्यापार एवं लाभ हानि खाता, इंग्लिश में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग बोलता हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पर कॉलम का प्रारूप रहेगा विवरण राशि, विवरण राशि। तो सबसे पहले आपको व्यापार के मदों को लिखना है ध्यान से देख करके कि क्या क्या चीज़ें व्यापार के लायक है। ठीक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है बैलेंस होने से पहले का, ये पूरा आपका ट्रेड डिस्काउंट का है ना, ट्रेड का है, व्यापार का है। अब इसमें क्या क्या लिखना होता है? तो इसमें सबसे पहले लिखना होता है प्रारंभिक स्कंद। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? प्रारंभिक स्कंद। अब प्रारंभिक स्कंद आपको प्रश्न में दिया जाता है, चेक कीजिए, पुस्तक निकाल के बैठिए। प्रारंभिक स्कंद दिया है 9,500 रुपये, जिसको इंग्लिश में ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो विकलन तरफ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखना है। ठीक, अब बाकी क्या क्या चीज़ें होती है? तो माल को बेचने से पहले जितने भी खर्च किए जाते हैं उन सबको लिखा जाता है व्यापार खाते में। तो ये आपका प्रारंभिक स्कंद है। फिर आपने खरीदा है 44,000 का, आप उसको लिखेंगे। खरीदे हुए सामान में कुछ ख़राब होता है तो वापस करेंगे, तो उसको इसमें से घटा देना है। तो 1,000 का माल ख़राब हुआ था इसलिए हमने उसको वापस किया, तो 44 में एक जाएगा, कितना बचेगा? 43। तो ये आपका 43,000। ठीक है, इसके बाद मजदूरी का खर्च ऐसा होता है जो क्रय के समय दिया जाता है या माल के निर्माण के समय दिया जाता है। इसका संबंध माल के विक्रय के बाद का नहीं है। तो माल को बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो भी खर्च होते हैं, जैसे कि वेतन, कमीशन, बीमा, यात्रा व्यय, ट्रैवलिंग चार्ज, चोंगी, ये सब किस में आते हैं? जो भी टैक्स वगैरह हैं, दुनिया भर के विज्ञापन वगैरह, बाहरी चीज़ें, ये सब विक्रय के बाद करना होता है, तो उसको हम लिखते हैं लाभ हानि खाते में। लेकिन व्यापार में जब माल का निर्माण होगा या विक्रय होगा, उससे पहले के जितने भी खर्च हैं वो सब लिखे जाते हैं व्यापार खाते में। तो आई होप आपको ये बात ध्यान में रख करके इस खाते को बनाना है, तब आप आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंद जो आपके पास है। उसके बाद आप लिखेंगे कितने का आपने माल खरीदा, उसमें से कितना का वापस किया, उसको घटा देंगे। उसके बाद अगर किसी कोई मजदूरी या गाड़ी भाड़ा है तो आप उसको लिखेंगे। इस तरह से आपने पहला लिखा,
दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। इस तरफ आपको विक्रय को लिखना होता है, तो विक्रय है आपका 55,000 का, उसमें से भी कोई वापसी है तो आप उसको घटा देंगे। तो विक्रय वापसी है 500 रुपये का, उसको हमने घटा दिया तो 54,500 रुपये हमने लिखा। ठीक, उसके बाद आपको समाकलन पक्ष में इसको लिखना होता है अंतिम स्कंद, जो कि आपको संयोजन में मिलेगा। संयोजन में देखा था अंतिम स्कंद 15,000 के हो चुके हैं, ये वही है। ठीक, अब देखना है कि ज़्यादा किधर का पक्ष है। तो 54,000 और 15 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो रहा है 59,500 रुपये। तो डेफिनेटली ज़्यादा ये दोनों ही हैं। अब ये कम हो रहे हैं, तो ये कितना हो रहे हैं बच्चों? तो इनको हम जोड़ करके देखते हैं इरेजर की सहायता से। इरेजर को बड़ा करना होगा। अच्छा भाई तू बड़ा हो जा जल्दी जल्दी मिटा इन लोग को। ठीक है, मिट गया। चलो अब देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9,500 और 43,000 और 3,000, तो 43 और 3 कितना होगा? 46,000। 46 में अगर आप 9 जोड़ते हैं, 46,000 में 9,000 को जोड़ते हैं, 9,500 को, तो आपका हो गया 9 6 15 हासिल आइए 55,500 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो रहा है 59,000, है ना। तो हम क्या करेंगे पहले इसको ऊपर कर दूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। हाँ, तो देखो 59,500 में से अभी हमारा कितना आया था? 55,500 आया था। तो ये 14,000 जो बचा ये आपका बैलेंस है, जिसको आप बोलते हैं सकल लाभ। क्या बोलते हैं बच्चों? सकल लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सकल लाभ। तो सकल लाभ आप इस तरह से लिखते हैं, और सकल लाभ होगा तो उसको इधर लिखना है, हानि होगा तो इसको इधर लिखना है, सकल हानि बोल करके। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या लिखना है? बस इतना सही चीज़ लिखना है कि हमारे ओपनिंग स्टॉक क्या थे, हमने क्रय कितना किया था, हमने गाड़ी भाड़ा या मजदूरी कितनी दी, विक्रय कितना किया, और अंतिम स्कंद कितना रहा। ठीक है, क्रय में वापसी घटाना है, विक्रय में भी वापसी घटाना है। बस इतनी सी चीज़ें लिखी जाती हैं, और उतना अगर आप समझ जाते हैं या याद कर लेते हैं तो फिर ये खाता बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, आगे अभी और भी आपको बताऊँगा ट्रिक जिसमें आप इसको फटाफट बना सकें, पर अभी बेसिक से समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है आपका अब समस्त खर्च, जो कि आप यहाँ देखते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर टिक लगा के बताता हूँ, समझिए ध्यान से। मजदूरी हमने लिख लिया, क्रय हमने लिख लिया, विक्रय वापसी की एंट्री हो गई, प्रारंभिक स्कंद का हो गया, विक्रय का हो गया, क्रय वापसी का हो गया। ठीक, अब लाभ हानि के लिए बहुत कुछ बचा है, लेकिन सब चीज़ लाभ हानि का नहीं है, अभी चिट्ठा भी बनाना है। तो देखो पूंजी का अभी ज़रूरत ना तो क्रय में होता है, व्यापार में होता है, ना तो लाभ हानि में होता है। लेनदार का भी इन दोनों में कोई जगह नहीं है। इसका मतलब ये लोग चिट्ठे हैं। क्या है? चिट्ठे। तो शॉर्ट में आप इनको सी लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक, उसी तरह से देनदार, रोकड़, ये लोग भी आपके सी है। ठीक, भवन भी आपका सी है। ऐसा करने के बाद देखिए अब कुछ ही चीज़ें खाली दिख रही हैं, और जो खाली दिख रहे हैं मैं बोल सकता हूँ वो लाभ हानि है। सिंपल सी बात। तो लाभ हानि में आपका आएगा वेतन। अच्छा, फर्नीचर तो संपत्ति है, ये सी ही रहेगा। ठीक है, आहरण आहरण ये भी क्या है, चिट्ठे में लिखा जाता है, पूंजी में से घटाना होता है, ये है। यात्रा वह है आपका लाभ हानि के लिए, अशुद्ध ऋण है आपका लाभ हानि के लिए। बस, और क्या दिखा? हाँ, अब इनमें संयोजन देखना होता है। तो संयोजन आप नीचे देख रहे हैं अदत्त वेतन। तो वेतन जैसे कि 4,000 है, 4,000 में कितना देना बाकी है? 250 रुपये और देना बाकी है। तो जो देना होता है उसको आप जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अदत्त जुड़ेगा, इसलिए आप अदत्त को प्लस करेंगे। उसी तरह से अग्रिम यात्रा व्यय 200 रुपये है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब अग्रिम यात्रा व्यय देखते हैं कितने हैं। तो यात्रा व्यय तो शायद 1500 का है। हाँ, 1500 में अग्रिम दिया है ना, अग्रिम है, इसको भी जोड़ देंगे। फर्नीचर पर ह्रास लगा, इसको घटा देंगे। देनदारों पे संचित है, इसको भी घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको आंसर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
तो जैसा कि मैंने कहा था, सैलरी है उसको अदद वेतन बोलते हैं, उसमें अदद जुड़ता है इसलिए ऐड बोला गया है। आपको भी लिखना है जोड़ा अदद व्यय, जो कि हुआ 4,250 रुपये। ठीक है। ट्रैवलिंग व्यय टोटल 1,500 था, जिसमें से अग्रिम पैड लिखा है ना, और वहाँ पर सिर्फ अग्रिम में पढ़ रहा था। तो अग्रिम के 2 कंडीशन होते हैं, या तो मिला या तो दिया। अग्रिम आपने मतलब एडवांस किसको दिया तो उतने से आपकी रोकड़ कम हो जाती है, तो आप उसको घटा देना है। आपको मिला है तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो मिला तो प्लस होगा, दिया तो माइनस होगा। प्रीपेड बोला है मतलब पहले से दे दिया, तो यहाँ पर ये घटेगा, तो ये हमने घटाया। तो 1,500 में से 200 घटेगा, 1,300 रुपये बचेगा, ये लिख लिए। इसके बाद सिर्फ डूबत ऋण था, शुद्ध ऋण। अच्छा हाँ, देनदारों पर अलग था और ऊपर में अलग था। ठीक है, 2 चीज़ें थे। तो देनदार आपके पास कितने के देख लेते हैं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। देनदारों पर 5% संचिति बनाना है। देनदार आपके 5,000 के हैं, डूबत ऋण आपके कितने हैं, 500 के हैं। ठीक है, तो बच्चों 5,000 का 5% 250 रुपये होगा, इसलिए यहाँ पर 250 रुपये लिखा गया था। ठीक है ये आपके 250 रुपये थे, ये उसका था ना। तो 500 रुपये डूबत ऋण अशुद्ध ऋण जो दिया है, और ये देनदारों से जो निकाले नया, दोनों को जोड़ करके लिखना है 750 रुपये। इतना रुपये नुकसान है, नहीं मिलना। ठीक, तो वेतन किसी को पैसा देना है, हानि है इसलिए इसको हानि तरफ लिखते हैं। तो विकलन पक्ष में हानि को हम लिख रहे हैं, यात्रा व्यय में अपने को नुकसान हुआ। ठीक, ये जो देनदारों से पैसा नहीं मिले भी अपने लिए नुकसान है। अब है फर्नीचर पर ह्रास। तो फर्नीचर पर ह्रास कितना है, 500 रुपये। फर्नीचर का अमाउंट कितना है देख लीजिए, वरना आप पूछेंगे कैसे कैसे आया, समझ ही नहीं आया। तो देखो फर्नीचर पर 10% लगाना है। फर्नीचर कितने का है भाई, फर्नीचर है 5,000 रुपये का, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। ये फर्नीचर है 500 रुपये, सॉरी 5,000। 5,000 का आप इस तरह से निकालेंगे 10%, 10 से 10, 0 से 0 काट के, तो 500 ही बचा, इसी को वहाँ लिखा गया है। ठीक है तो एकदम स्पष्ट रूप से क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हानि थी उनको हमने लाइन से लिख दिया। अब हम इस तरह प्रॉफिट को लिखेंगे। तो प्रॉफिट क्या हुआ है, तो जो सकल लाभ यहाँ होता है, जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, उसी को यहाँ लिखना होता है पहले पॉइंट में। और अगर आपको हानि हुआ तो उसको भी आप यहाँ पहले पॉइंट में लिखेंगे। तो सिर्फ लाभ हुआ है तो इसी को हमने इस तरफ लिखा। अब जो व्यापार में लाभ हुआ है उसी को लिखे हैं, और समस्त हानि है उसको आपस में घटा देंगे। तो ये चारों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे, तो फिर आपका आएगा ये बैलेंस, जिसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ, जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि आपका 7,200 रुपये है। ठीक, तो बच्चों इस तरह से तो बनता है आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता, दोनों लिखना होता है व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 31 मार्च इस सन को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, अब आते हैं चिट्ठा। चिट्ठा कैसे बनेगा, तो चिट्ठा के लिए मैंने आपको जो बताया था ना पेन में हाईलाइट करके, तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ चिट्ठी के लिए है। पूंजी है, लेनदार है, और आपका आहरण है, फर्नीचर है, और रोकड़ है, देनदार है, भवन है, और अंतिम स्कंद वगैरह को भी लिखते हैं। चलिए आपको इतना ही चीज़ मैं दिखाता हूँ, लगभग 2, 2, 4, 6, 7, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड होगा, है ना, वो अंतिम स्कंद वगैरह है। देखिए ये आपका बैलेंस शीट है, जिसको हम चिट्ठा कहते हैं। ठीक, यहाँ पर संपत्ति रोकड़ आपका 5,000 है, जस का तस 5,000 लिख देंगे। देनदार 5,000 के थे, लेकिन उसमें से हमने 5% अलग से निकाला, तो 500 रुपये घट जाएगा, मतलब 250 रुपये घट जाएगा। घटने के बाद आपका आया 4,750, आप उसको लिखेंगे देनदार की राशि में। फर्नीचर भी 5,000 का था, लेकिन उसमें 500 रुपये का ह्रास निकला, घटाने के बाद आपका बचा 4,500 रुपये, आप इसको लिखेंगे। भवन आपके पास 20,000 के थे, उसमें कोई भी ह्रास नहीं था, तो पूरा 20,000 रुपये लिखा गया है। अब जो अंतिम स्कंद आपको लास्ट में दिया जाता है, ये माल बेचने से बच जाता है वर्ष के अंत में, तो बचा हुआ माल आपकी संपत्ति में गिनी जाती है। असेट्स मतलब संपत्ति है, तो इसको भी संपत्ति में लिखना है, दर्शाना है कितना माल बचा है। ठीक है, यात्रा व्यय क्या है, अग्रिम है। अग्रिम अगर हमने दिया तो वो हमारी संपत्ति है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं हर महीने मुझे किसी बीमा वाले को 200 रुपये देना है, आज देना है इस महीने का, लेकिन मैंने आज ही 400 उसको दे दिया, मतलब इसमें से 200 रुपये अग्रिम है अगले महीने के। तो मैंने पैसा दिया एडवांस में, लेकिन मेरा इसमें कोई दायित्व नहीं है, उस पैसे को संभाल के रखना अगले महीने पटाने के लिए इसका दायित्व है जिसको मैंने दिया। तो एक्स्ट्रा दिया हुआ पैसा आपका संपत्ति होता है, तो अग्रिम हमेशा संपत्ति होगा, और आपको संपत्ति में इस तरह से दर्शाना है। अब ऐसे हमने अदद देखा था, तो अदद आपका दायित्व होता है। अदद का मतलब ही आपने दिया नहीं है, तो जो दिया नहीं है उसका भुगतान करना आपका दायित्व है, इसलिए अदद को देखना इधर मिलेगा। यहाँ पर हमने पूंजी लिखा, पूंजी है उनकी 40,000 रुपये शुरू से प्रश्न में। ठीक है,
इसमें हमने 7,200 को जोड़ा। अब 7,200 है क्या, तो 7,200 लाभ है, शुद्ध लाभ। तो इसमें हमेशा शुद्ध लाभ को जोड़ना है, ठीक है। फिर आहरण को हटा देना है। तो शुद्ध लाभ जोड़ने के बाद 47,200 हुआ, उसमें से आहरण 5,000 रुपये घटाने के बाद आपका बैलेंस आया 42,200 रुपये। हमने इसको लिखा। अब इसमें से लेनदार जितने हैं उसको लिख देंगे, और अदर जैसे कुछ अलग से आउटस्टैंडिंग हमारे दायित्व उत्पन्न होते हैं उनको लिखना है। तो सारे दायित्व इस तरफ, सारे संपत्ति इस तरफ, ये फिर आपका टोटल आ जाएगा। इसमें घटाना नहीं पड़ता, जितना दायित्व है उतना ही संपत्ति होता है। आया समझ? काफ़ी सरल होता है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, बने रहो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। 31 मार्च 2000 को अंतिम खाते तैयार कीजिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्रश्न में प्रारंभिक स्कंध है, क्रय है। तो अभी मैं फिलहाल आपसे बस इतना पूछूं कि व्यापार के लिए क्या क्या इसमें लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ व्यापार के लिए। ठीक, इसके वोल्टेज को फुल कर देते हैं, देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, देखो व्यापार के लिए मैं टी लिख देता हूँ। तो प्रारंभिक स्कंद लिखना है, क्रय लिखना है, विक्रय वापसी लिखना है, मजदूरी लिखना है और विक्रय लिखना है। बाकी बाकी कुछ नहीं। अब अंतिम स्कंद जो नीचे दिख रहा है ना उसको लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 चीज़ों पे आपका व्यापार खाता बनेगा, ठीक है। ऐसे समझना होता है, टिक लगाना होता है और आगे बढ़ना होता है। बाकी तो अभी कुछ है नहीं। हाँ, मजदूरी देखो व्यापार का है, लेकिन मजदूरी में एक संयोजन है। तो जब किसी चीज़ में संयोजन होता है तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। मजदूरी में 5 रुपये कल एवं यंत्र के लगाने की मजदूरी सम्मिलित है। तो मजदूरी में 5 रुपये दूसरे चीज़ों का सम्मिलित है, उसको निकालेंगे। तो मजदूरी है कितने का बच्चों, 2500 का है। 500 अलग कर दो तो एक्चुअल मजदूरी सिर्फ 2,000 का है, ठीक। अब हमने हल करके खाता बनाना स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने लिखा क्या लिखा, हमने लिखा व्यापार एवं लाभ हानि खाता, इंग्लिश में ट्रेडिंग एवं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्रारंभिक स्कंद को जस का तस लिखा, क्रय को भी जस का तस लिखा क्योंकि वापसी नहीं है। मजदूरी लिखा 2500, लेकिन उसमें से जो कल और यंत्र के थे उसको घटा दिया। घटाने के बाद आएगा 2,000, बस उसको लिखा, ठीक, इतनी सी काम था। विक्रय लिखे, विक्रय वापसी था 500 रुपये घट गया, तो घटने के बाद जो आया उसको लिख दिए हैं। अंतिम स्कंद नीचे था 20,000 रुपये, उसको लिख दिए हैं, बस हो गया। ये बन गया आपका लाभ हानि खाता। इसमें से ज़्यादा इसी तरफ है और इस तरफ कमी है। जो कमी है वो 5,500 का है। तो जो भी इधर कमी आता है उसको आप बोलते हैं सकल लाभ। तो 5,500 का 500 रुपये का आपको लाभ हुआ है, ये बन गया। अब देखते हैं हम हमारा क्या बोलते हैं इसको, लाभ हानि खाता, ठीक। वहाँ पर व्यापार बन गया, यहाँ पर आपका ये लाभ हानि खाता है बच्चों। तो देखो लाभ हानि खाते में क्या क्या चीज़ें लिखना होता है। तो सबसे पहले तो सकल लाभ लिखना होता है। तो सकल लाभ आपको कितना हुआ है, 5,500 का हुआ है। तो आप बोलेंगे सकल लाभ, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे नेट प्रॉफिट, 5,500 का, ठीक है। कमीशन मिला है शायद, देखते हैं कमीशन को इधर क्यों लिखा है ना। अच्छा, कमीशन देखो समाकलन में है। कमीशन अगर समाकलन में है इसका मतलब ये प्रॉफिट है, मतलब आपको मिला है, तो आपको इसको लाभ तरफ लिखना है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा लाभ हानि खाते में। और आपका हाँ, ऋण पर ब्याज ये आ जाएगा, डूबत ऋण आ जाएगा, कल और यंत्र नहीं, ये तो मशीन हो गई। मुद्रण व्यय आ जाएगा, वेतन आ जाएगा, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको दिखेगा लाभ हानि खाते में, बस इसकी एंट्री होगी। तो देखिए यहीं पर से ही लाभ हानि शुरू हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ बनता है। तो सबसे पहले लिख लिया है इसको, उसके बाद आगे बढ़ा है तो इधर वेतन भी लिख लिया है, ठीक है। लाभ हानि खाते की 2 एंट्री तो यहीं से हो गई है, बाकी नीचे है। ठीक है, तो हम भी करते हैं बाकी एंट्री। उसके बाद कमीशन मिला है तो कमीशन को लिख दिए। तो लाभ की राशि 5,500 रुपये है। उसके बाद एक कमीशन की राशि है, ऊपर में हमने वेतन लिख लिया है, लेकिन वेतन में अगर अदद बदद होगा तो जोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो ये जो मुद्रण में हुआ है इसको लिख दिया गया है। डूबत ऋण है 100 रुपये का, और अगर अलग से देनदारों पर निकाला है तो ये 150 रुपये उसका होगा। अशुद्ध ऋण डूबत ऋण दोनों होगा, तो फिर दोनों को लिखेंगे। देख लेते हैं क्या क्या है, फिर कन्फ्यूजन ना हो। डूबत ऋण 100 रुपये का है ना। और डूबत ऋण 200 रुपये के लिए लिखित एवं 10% डूबत ऋण के लिए प्रावधान करना है ना। देनदार है 6,000 का, ठीक है। चलो देखो भैया, तो ऊपर चिट्ठे में डूबत ऋण दिया है 100 रुपये का,
नीचे में अलग से संयोजन में दिया है 300 रुपये का अलग से करना है बोल कर, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना हुआ है, 300 रुपये हुआ। न्यू आपका 500 कितना निकला है, 80 निकला है। तो देखो 6000 के जो आपके पास देनदार हैं और जो डूबत ऋण होते हैं चिट्ठे में, इसको छोड़ करके नीचे समायोजन में जो डूबत ऋण दिया जाता है, लिखित करना है बोल करके, इसको आपको घटा देना है। घटाने के बाद ये आपका आएगा 5800। अब देनदारों पर अलग से छूट निकालने को बोले जो भी परसेंट, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो 10% निकालना है। 10 से 0 कटा, 10 से 0 कटा, तो आपको निकला 580 रुपये। तो इस प्रोसेसिंग की सहायता से आपका अमाउंट ये निकलेगा जो नया 580 आपको दिख रहा है। करना क्या है, जो अलग से डूबत ऋण संयोजन में दिया है उसको टोटल देनदारों में से घटा दो। घटाने के बाद जो है उसका 10% निकाल दो, तो आपको ये निकलता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद रखना है। तीनों ही नुकसान है, तीनों को जोड़ के एक साथ यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब ये है आपका ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज के 75 रुपये अदद हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ करके है 300 रुपये। ठीक है, तो ऊपर में वेतन लिख चुके हैं, यहाँ पर मुद्रण में लिख दिया है, यहाँ पर डूबत ऋण तीनों मिला करके लिख दिया है, यहाँ पर ऋण पर ब्याज लिख दिया है जो कि आपके लिए नुकसान है, और उस पर जो देना था अदद उसको भी जोड़ दिए हैं, है ना। और उसके बाद मशीन और प्लांट पर ह्रास हुआ है, तो ह्रास की राशि भी लिख दी गई है इस तरह से। अब ये जो है 2750 ये आपका लाभ है, शुद्ध लाभ है ना। तो कैसे आया, तो इधर आपका 5500 रुपये था और ये 1400 रुपये, तीनों को जोड़ करके लिखे हैं 6950। यहाँ पर 150 और ऊपर में वेतन, इनको और इनको और इनको चारों को घटाएंगे तो फिर ये आपका लाभानी बचेगा, आप इसको घटा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा खत्म होता है व्यापार एवं लाभानी खाता, हमारा चिट्ठा, सबसे सरल और इम्पॉर्टेंट चिट्ठा। ठीक है, पता नहीं धुंधला क्यों हो जाता है। चलो चिट्ठा समझते हैं। रोकड़ जितना होगा आप उसको स्पष्ट रूप से संपत्ति में लिख देंगे। प्राप्य बिल या प्राप्य विपत्र, है ना, रिसीव बिल, ये आपके लिए प्रॉफिट होता है, ये संपत्ति में लिख देते हैं। ठीक है, संपत्ति, इसमें पैसा मिलना है। देनदार है 6000 के, ठीक है, उसमें से 200 रुपये पहले ही घटाना था, उसके बाद फिर वो 580 रुपये और निकला, वो भी घटेगा, तो कुल मिलाकर फिर आपके पास ये दोनों ही माइनस होने के बाद जो बचा उसको आप लिखेंगे संपत्ति तरफ। अंतिम स्कंद को लिखना ही होता है, व्यापार में भी और चिट्ठे में संपत्ति तरफ भी। मशीन आपकी संपत्ति है, मशीन और प्लांट, उसमें से 500 रुपये की जो ह्रास हुई थी। अच्छा, कल और यंत्र के 500 रुपये इसमें शामिल था पहले संयोजन में, उसको जोड़ेंगे जो मजदूरी से निकाले हमने। जोड़ने के बाद ये हुआ 9000। अब 9000 पे जो भी ह्रास लगा था, हाँ, तो आपको टोटल जो मशीन की राशि निकली 9000, उस पर निकालना है 10%, है ना। 10 या कितना था, 5% होगा शायद, हाँ 5% होगा, इसलिए 20 से 20 कटा, 9 पंचे 45 निकलेगा, 450 रुपये ये लिखा है। घटाने के बाद जो आएगा वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इस तरफ आपका लेनदार जसकतस है और ऋण की राशि है, उसमें से जो ब्याज देना था उसको जोड़ दिए हैं, टोटल ये हो गया इतना। पूंजी इतनी है, शुद्ध लाभ को उसमें जोड़ना है, आहरण नहीं है तो कुछ भी नहीं घटेगा, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, तो बस यही काम रहता है। 2 प्रश्न देख लिए, लेनदार को लिखते हैं दायित्व में, उसके बाद उसमें ऋण वगैरह है, देवी पत्र है तो लिखेंगे, उसके बाद पूंजी लिखते हैं। पूंजी में हम क्या करते हैं, पूंजी में हम शुद्ध लाभ को जोड़ देते हैं, आहरण को घटा देते हैं। आदत वदत है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से इस तरफ हम लिखते हैं रोकड़ को, प्राप्य पत्र को और भी संपत्ति को। देनदारों में घटाते हैं इन डूबत ऋण को, जो भी छूट प्रावधान होता है उनको, और अंतिम इसका लिखना ही होता है। अग्रिम वगैरह कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरह से बन गया आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो आई होप ये 2 प्रश्न जो आपको मैंने बताया, इसकी सहायता से आप थोड़ा बहुत अभ्यास करके अपने 2 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण में पूरा बना होता है, पहले उसको देख के और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक हिंट के रूप में था कि इतना सरल होता है, बस आप थोड़ा मेहनत करके संयोजन को डिटेल से समझ करके इसको बना सकते हैं। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए इंडियस वेब टी में अगले वीडियो के लिए।